Hello Divine Souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी आपके सोल पर्पस के बारे में कि आप किस प्रकार से ये चीज़ अपने आप थोड़ा सा रिसर्च करके पता लगा सकते हो कि आपका सोल पर्पस क्या है इस प्लैनेट अर्थ पे, आप क्यों इनकारनेट हुए हो इस प्लैनेट अर्थ पे। तो उसे आप अपने कुंडली के चार्ट के माध्यम से किस तरीके से अपने आप पता लगा सकते हो। ठीक है, उसी वीडियो को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हुए हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप में से जिन भी लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स हैं पर्टिकुलर उस टॉपिक को लेकर, आप में से जो भी लोग अपने कुंडली के चार्ट के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, मेल्स भी आ रहे थे कि आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम इस चीज़ को समझेंगे और हर एक स्टेप में हम इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे कि जैसे आपके जो कुंडली के 12 घर होते हैं तो उसमें किस भाव में आपका सूर्य कहाँ पर उपस्थित है, जिसके माध्यम से आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें पहले मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ती हूँ और उसके बाद में फिर हम आपके जितने भी कुंडली के भाव होते हैं 12 भाव के बारे में फिर बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपका एक पॉइंट एक सीरीज में क्लियर होता हुआ चले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो सूर्य है यानी कि सन, वो हमारे पूरे सौर मंडल का सेंटर है। ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं और नक्षत्र हैं वो सूर्य के ही चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में आपका माइंड, आपका मन और आपकी जो ये 3D बॉडी है, इन सब का अगर आप सेंटर बोलोगे तो वो सेंटर है आपकी सोल। राइट, आपकी जो आत्मा है वो आपकी पूरे ह्यूमन बॉडी का और आपके जितने भी जो आपकी मानसिक स्थिति है और जो आपकी शारीरिक स्थिति है, हर एक प्रकार से आपका जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, दैट इज अ सेंटर ऑफ योर लाइफ। आपकी जो आइडेंटिटी है वो कितनी वैल्यूएबल है और कितनी नॉन वैल्यूएबल है, जिसके माध्यम से आप जाने जाते हैं, वो आपका सूर्य डिफाइन करता है। ठीक है, आपका जितना भी एप्रिसिएशन होता है वो आपके सूर्य की वजह से होता है। तो आपके जीवन में आप किस चीज़ से चमकोगे, आप किस चीज़ से ब्राइटनेस आएगी आपकी लाइफ में, आपकी सोल में किस चीज़ से ब्राइटनेस आएगी, वो आपका सूर्य बताता है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी वो सूर्य है। ठीक है, आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी है, आप कितने इम्यून हो, वो आपका सूर्य डिफाइन करता है। कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ पर आपको अपना पर्सनल एक्सप्रेशंस या आपको अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पर शो करना है, वो आपके सूर्य के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, अगर आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग शाइन उस पर्सन के अंदर रहती है। तो ये तो आपके सूर्य की जो एक इम्पॉर्टेंस है आपके चार्ट में, हमने उसको समझा। अब हम आपके कुंडली के हर एक भाव या हर एक हाउस में आपके सूर्य किस तरीके से आपको कौन कौन से ऐसे सोल काम या सोल पर्पस या कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन आपको दे सकता है, हम उसके बारे में बात करते हैं ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओ कि कौन सा सोल पर्पस आपके लाइफ में ईश्वर ने आपको दिया है। अच्छा फ्रेंड्स, उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपका सूर्य जिस भी घर में बैठा है आपकी कुंडली में, अगर आपका जो प्रोफेशन है वो उसी घर के माध्यम से आप अपने जीवन में कर रहे हो, यानी कि आप अगर जिस भी सर्विस या बिजनेस में हो, अगर आपका प्रोफेशन उसी घर से रिलेटेड है, इट मीन्स कि आपका जो सोल पर्पस है वो आपके उसी घर के माध्यम से ही आपको पूरा करना है। उसके लिए आपको कहीं और फिर कुछ और खोजने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। जिस किसी के भी कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य स्थापित हो, उनका सोल पर्पस क्या हो सकता है। देखिए, जो फर्स्ट हाउस है
वो रिप्रेजेंट करता है आपको, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी को, वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका बेस किस तरीके का रहेगा, आपकी ऊर्जा किस तरीके की रहेगी, लाइक आपके लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका फिजिक, आपकी ब्यूटी, हर एक चीज़ आपके फर्स्ट हाउस के माध्यम से जानी जाती है। ठीक है, जिन लोगों का भी सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा होगा वो इस चीज़ को नोटिस करें, वो लोग किसी भी प्रकार के ऑर्डर्स लेना नहीं चाहते होंगे। ठीक है, वो किसी से भी लाइक इस तरीके का कोई काम नहीं करना चाहते होंगे जिसमें कि उनको किसी से ऑर्डर लेना हो, कोई उनको अपने एम्प्लॉयमेंट में रख रहा है तो वो किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं। उनके साथ में एक ये चीज़ होती है कि वो फुल अथॉरिटी एंड पावर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो किसी की भी वो ऑर्डर्स देने वाली सोल होती हैं, वो ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती उनके, क्योंकि सोल देखिए सन क्या है ना, सन हमारी ईगो का भी कारक होता है। आपके अंदर ईगो या सेल्फ रेस्पेक्ट किस लेवल की है। ठीक है, क्योंकि जब वो जो आपकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो ईगो का एक रूप ले लेती है। तो ईगो का कारक भी जो होता है वो हमारा सन ही होता है। तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट में ईगो बन जाता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में वो आपका सेल्फ एस्टीम की तरह काम करता है। तो ऐसे लोग जिनका फर्स्ट हाउस में सन होगा, उनको इस तरीके के कामों में जाने का उनका सोल को एक पुल होता है जिसमें कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएं। ठीक है, जिसमें कि वो खुद को एक सेल्फ एक्सप्रेशन दे पाएं। पॉलिटिक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, मैनेजमेंट पोजीशंस हो गई, या सेल्फ बिजनेस, क्योंकि वो देखिए ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर वो इनमें से किसी भी चीज़ में नहीं जाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ बिजनेस करेंगे अपना। लेकिन उनके साथ में वो रहता है कि उनको फुल अथॉरिटी चाहिए, कि उनको कोई ऑर्डर नहीं देगा। तो इनमें से किसी भी चीज़ के माध्यम से अगर आपका सोल आपको अपनी तरफ इंक्लाइन करता है तो आप देखिएगा कि आपको शायद उसी माध्यम से आपका जो सोल पर्पस है वो आप वहीं से हो सकता है। आप गवर्नमेंट में किसी अच्छी पोजीशन पे हो जिसके माध्यम से आप लोगों का कोई ऐसा काम कर पाओ जिसके लिए लोग परेशान होते हो, जिसके लिए लोगों को हेल्प आउट नहीं हो पाती हो। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में रह के बहुत अच्छा काम कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ऐसे हुए हैं जिनका सन फर्स्ट हाउस में था, उन्होंने जग के कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम किया था। अगर मान लीजिए आप सेल्फ बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे है, अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो, तो आप लाइक बहुत सारे गरीब लोगों को कुछ इस तरीके का रोजगार दे सकते हो जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार से उनका अच्छा भला हो सके। तो मतलब कुछ ना कुछ आप ये देखो कि जिसमें आपकी अथॉरिटी है और जिसके माध्यम से आप लोगों का हेल्प आउट कर सकते हो, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड हाउस की। जिनका भी सूर्य सेकंड हाउस में होगा वो लोगों के बारे में आप एक चीज़ देखिएगा, वो लोग बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं। उनका नेचर ऐसा होता है कि वो बहुत ही एकदम लाइक डाउन टू अर्थ वाला उनके अंदर एक नेचर रहता है, और पब्लिक सर्विसेज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहेगा। किसी ना किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप उनको देखेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और जिनका सेकंड हाउस में सूर्य रहता है वो लोग किसी भी प्रकार से पब्लिक की सर्विस करना चाहते हैं, यानी कि पब्लिक सर्विसेज में भी जाना चाहते हैं, और वो लोग लोगों की किसी भी प्रकार से अगर मदद कर सकते हो, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, इसको मैं पर्टिकुलर किसी एक क्राइटेरिया के अंदर नहीं बांधना चाहूँगी आप लोगों, क्योंकि देखिए पब्लिक सर्विस का मतलब हो गया कि आप पब्लिक की किसी ना किसी प्रकार से सर्विस करना आप उस तरफ खिंचते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी प्रकार से सर्विस करनी है, तो वो किसी भी प्रकार से पब्लिक सर्विस में आगे बढ़ सकते हैं। और जिनका सेकंड हाउस में सन होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड होते हैं, मतलब कि उनको वो जहाँ भी जाते हैं उनको एक अलग लेवल की ही रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, और उनको सम्मान बहुत अलग लेवल का मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड हाउस की। जिनका भी थर्ड हाउस में सन होगा उन लोगों के साथ आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि वो लोग एक्सट्रीमली करेजियस होते हैं, उनके अंदर अलग लेवल की स्ट्रेंथ होती है। कोई भी ऐसा काम है जिसको कि 4 लोगों में से मतलब 4 के 4 मना कर रहे हो, वो पर्सन इतना डेयरिंग होगा कि वो हिम्मत करके उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। उनको बैक ऑफ करना नहीं आता होगा। ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि वो उनकी क्षमता का एक स्पेस है, वो वहाँ पे डेफिनेटली अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। हारना नहीं सीखा होता ऐसे लोगों ने।
ठीक है। जिनका थर्ड हाउस में सन होगा वो लोग मीडिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्किल अलग लेवल का होता है। अगर वो किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा उनका कम्युनिकेशन इस लेवल का होता है कि उनको ऐसा नहीं लगता कि वो किसी के सामने अपनी बात को रखने से पहले उनको सोचना पड़ रहा हो कि यार मैं कैसे कहूँ। एक इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी उनके अंदर नहीं होती है, ठीक है। राइटिंग में वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और एडवर्टाइजिंग या टीवी जर्नलिस्ट वगैरह जो होते हैं, ऐसी जो फील्ड्स होती हैं इसमें ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं जिनका कि सन थर्ड हाउस में होता है। तो अगर आपको आपको सोल पर्पस आप देखना चाहते हो और अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप देखिएगा कि आप कुछ ऐसे बहुत ही एनकरेज करने वाले किसी तरीके की कोई राइटिंग कर रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो, आप ऐसे आर्टिकल्स लिख रहे हो जिनके माध्यम से लोगों को कुछ एनकरेजमेंट आ रही हो। आपको अगर पोइट्री का शौक है, आपको किसी ऐसी चीज़ का शौक है जिसके माध्यम से लोग आपकी बात को सुन के प्रेरित हो, तो वो भी एक सोल पर्पस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए मीडिया में है, मीडिया देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मीडिया का मतलब कोई बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल ही है। आजकल तो छोटे से छोटा भी आप कितने सारे चैनल तो आप यूट्यूब पे देख लो जो मीडिया के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो आप लोगों की उन समस्याओं को आगे लाके अपने चैनल के थ्रू दिखा सकते हो जिनमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो, जगह जगह पे लोग परेशान हो किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी वजह से। तो मतलब ऐसा कोई भी काम जिसके माध्यम से आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करना पड़ रहा हो, जिससे आप सामने वाले को हेल्प कर पा रहे हो, आपकी राइटिंग के माध्यम से अगर आप उनको हेल्प आउट कर पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपका थर्ड हाउस में सूर्य प्रदान करता है, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। जिनका भी सूर्य फोर्थ हाउस में होगा उन लोगों के साथ आप एक चीज़ देखिएगा, उनका जन्म जो हुआ होगा वो बहुत हद तक उनका नाइट टाइम में ही होता है, ठीक है। यानी कि आपका सूर्य ढलने के बाद, शाम के बाद ही उनका मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है कि उनका जन्म जो होता है वो ऐसे वक्त पे होता है, ठीक है। जो इस तरीके के लोग होते हैं जिनका कि फोर्थ हाउस में सूर्य स्थापित है, उन लोगों के साथ आप देखना कि उनके जो पेरेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होंगे, ठीक है। स्पेशली जो उनके फादर या फादर फिगर कोई भी उनके घर में ऐसी होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी और बहुत हद तक उनके साथ उनके जो एक कनेक्शन होता है वो बहुत स्मूथ नहीं देखा जाता है। अच्छा, बात करें अगर उनके सोल पर्पस की, तो देखिए ऐसे लोग जिनका कि फोर्थ हाउस में सूर्य बैठा है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होते हैं, ठीक है। अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे कि आप उनसे बात करके आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन कितना जेनरस है, कितना अलग लेवल की नर्चरिंग होती है उनके अंदर। एक होम मेकिंग वाली एनर्जी होती है उनके अंदर, सबको साथ लेके चलने वाली एनर्जी होती है, ठीक है। अर्थ के प्रति यानी कि मदर गाया के प्रति उनका एक अलग ही लगाव होता है। उनको पेड़ पौधों के प्रति, जितना भी हमारा एग्रीकल्चर हो गया, हमारे प्लांट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ों के प्रति वो एक अलग लेवल की नर्चरिंग रखते हैं। वो एक फूल की भी जो एक व्हाट शुड आई से एक उनकी तकलीफ होती है ना, वो उसको भी महसूस कर पाते हैं, ठीक है। उनकी जो एम्पैथी होती है वो उस लेवल की होती है कि वो जितने भी हमारे मदर गाया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई, हमारे एनिमल्स हो गए, पेट्स हो गए, हर एक इस प्रकार की चीज़ के साथ में उनका एक अलग लेवल का जुड़ाव होता है, ठीक है। और मदर के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहता है। अपनी फैमिली के प्रति उनका बहुत ज़्यादा एक इंक्लिनेशन होता है। वो अपनी फैमिली, स्पेशली मदर के लिए उनका एक कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो आप देखिएगा अगर आपका फोर्थ हाउस में सन बैठा है तो हो सकता है कि आपको पेट्स के साथ बहुत अच्छा लगता हो, एनिमल्स, डॉग, कैट्स, या फिर आपको गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती हो, प्लांट्स के साथ बहुत अच्छा लगता हो। तो माइट बी पॉसिबल कि अगर आपका सोल आपको उस तरफ खींचता है तो आप उन कामों के लिए इस प्लैनेट अर्थ पे आए हो। आप उनका हेल्प आउट करने के लिए, जिनके पास ज़ुबान भी नहीं है, जो अपनी बात कह भी नहीं सकते, उनको समझने के लिए आप इस प्लैनेट अर्थ पे आए हो, राइट। क्योंकि जितने भी हमारे प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, गार्डन हो गया, तो ये गार्डनिंग वाला जितना भी एक एरिया होता है जो मदर गाया के थ्रू होता है, तो उसके साथ में आप देखिएगा कि आप उनको इस तरीके से समझ पाते हो क्योंकि उनके पास ज़ुबान नहीं है तो वो अपनी बात समझा नहीं सकते, राइट। तो या फिर एनिमल्स के प्रति अगर आपका एक अलग रुझान है तो हो सकता है आप उनका हेल्प आउट करने के लिए यहाँ पर आए हो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हाउस की तरफ जो कि है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपके बच्चों का कारक, यानी कि आपकी संतान का, ठीक है। या संतान के अलावा आप
जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी के भी हों, आप उन बच्चों के प्रति आपकी किस तरीके की एनर्जीज़ होती हैं, यानी कि आपको बच्चों की प्रेजेंस में आपको कितना अच्छा लगता है, आपको कितना एक हीलिंग वाली एनर्जी आपको फील होती है उनकी एनर्जी में, तो वो 5th हाउस के थ्रू आपका देखा जाता है। 5th हाउस होता है आपकी एजुकेशन का कारक, 5th हाउस होता है आपकी टीचिंग का कारक, ठीक है, या आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी होती है, जितनी भी आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट हो गई, आपकी हॉबीज़ हो गई, हॉबीज़ में कुछ भी हो सकता है, इट्स लाइक म्यूजिक, इट्स लाइक इंस्ट्रूमेंट, इट्स लाइक एनीथिंग। अगर आपका सन 5th हाउस में बैठा है तो आप देखिएगा कि आपकी आत्मा को ना एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन, एक अलग लेवल का पीस फील होता है बच्चों की प्रेजेंस में। अगर आपके आसपास किसी के भी बच्चे हों और अगर आपके आसपास बच्चे बैठे हैं तो आप आत्मा के साथ उनके साथ जुड़ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि लाइक इन लोगों के साथ में मेरा एक अलग ही लेवल का मुझे कनेक्शन फील हो रहा है, राइट। और इसी वजह से 5th हाउस जो होता है वो एजुकेशन और टीचिंग का भी कारक होता है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए टीचिंग लाइन में हैं या एजुकेशन लाइन में है तो वहाँ पर भी आपको जो पढ़ाना पड़ रहा है वो बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, राइट। तो वहाँ पर जितने भी बच्चों को आप पढ़ाते हो तो आप एक आत्मा के साथ उनको वो ज्ञान दे पाते हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, दैट डजंट मैटर। तो आपको एक जो अलग लेवल की आत्मिक शांति मिलती है वो बच्चों के प्रेजेंस में मिलती होगी, आपको उनको किसी न किसी प्रकार की एजुकेशन या टीचिंग देकर मिलती होगी। या आप अगर किसी आर्ट एंड क्राफ्ट में हो तो आप देखिएगा, आप पेंटिंग कर रहे हो, आपको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हॉबी है आपको अगर गाना गाने में ही आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती है तो मुझे लगता है आपका सोल पर्पस फिर शायद वही है कि आप अपने गाने के ही माध्यम से अगर 4 लोगों की लाइक उनकी प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा कम कर पा रहे हो। आप अगर मान लीजिए भजन बहुत अच्छा गाते हो और आपका भजन सुन के किसी बहुत ही परेशान इंसान के अंदर थोड़ी सी सुकून और शांति की एक एनर्जी फील हो जाएगी ना, तो वो आपका एक सोल पर्पस हो गया वो आपका, कि आपने किसी परेशान इंसान को एक सुकून वाली एनर्जी दे दी, राइट। या आप अगर बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो तो लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपका सोल पर्पस इनमें से कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो आप उसको देखिएगा कि आप इनमें से किस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड होते हो या कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको अपनी तरफ खींचती है और आप किसी न किसी वजह से आप उसे इग्नोर कर देते हो। तो इस चीज़ को आप चेकआउट कीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि 5th हाउस जो है, जैसा मैंने बताया कि वो एजुकेशन का कारक भी होता है। तो आपने जिस भी फील्ड में अपनी पढ़ाई करी है, जिस भी फील्ड में आपकी एजुकेशन है, हो सकता है कि आपका जो भी सोल पर्पस हो वो आपकी उसी फील्ड के माध्यम से आपके सामने आए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अगर एक इंजीनियर हो या आप एक डॉक्टर हो और आपने एक लाइक ऐसी कोई पढ़ाई करी है, आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने डॉक्टरी करी है, या आप एक साइंटिस्ट हो और अगर आप एक बहुत अच्छा अपनी फील्ड में कर पा रहे हो और आपका जो सन है वो 5th हाउस में बैठा है, इट मीन्स कि आप उसी विद्या के माध्यम से आगे अपना जो भी सोल पर्पस है वो करोगे। अगर आप एक डॉक्टर हो और आपका जो सन है वो 5th हाउस में बैठा है, इट मीन्स कि आपकी वही एजुकेशन के माध्यम से आप अपना सोल पर्पस करोगे, क्योंकि आपकी एजुकेशन का कारक ही कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस का जो कारक है वो बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप नोटिस कीजिएगा कि अगर बाकी सब चीज़ों में से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको अपनी तरफ खींच रही हो, तो माइट भी आपने जिस भी फील्ड में अपना काम कर रहे हो वही फील्ड आपको आपके सोल पर्पस के रास्ते पर लेकर आगे जा रही है। चलिए बात करते हैं अब 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस फ्रेंड्स क्या होता है? 6th हाउस होता है आपका रोग, यानी कि आपकी जो बीमारियां होती हैं, ऋण, यानी कि आपने कितना उधार लिया है लोगों से, कितना ऋण लिया है, और आपके शत्रु जो आपके एनिमीज होते हैं। तो 6th हाउस में अगर सूर्य स्थापित है आपकी कुंडली में तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है सन के लिए। ये दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट प्लेसमेंट। तो जिनका भी सूर्य 6th हाउस में स्थापित होगा वो लोग हेल्थ केयर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर, नर्स या किसी भी प्रकार के थेरेपिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे हीलर्स होते हो और ऐसा कोई भी प्रोफेशन जिसमें कि आपको लाइक सामने वाले को हीलिंग दे रहे हो आप। 6th हाउस आपका रोग का कारक होता है, तो अगर आपका सूर्य वहाँ पर स्थापित है तो आप लोगों के उस रोग को यानी कि उनकी डिसीज को कम करने में या ख़त्म करने में हेल्प आउट कर रहे हो, ठीक है। या आप जैसे कि ये शत्रु का भी हमारा एक घर होता है, तो आप अगर मान लीजिए किसी ऐसी फील्ड में हो जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, पुलिस है, आर्मी है,
है या ऐसा कुछ भी, तो आप देखिएगा कि आपका जो सोल पर्पस है वो उसी फील्ड की तरफ से आपको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, आप अगर मान लीजिए किसी ऐसी पोजीशन पे हो तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि यार मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प आउट कर पाऊँ, जिन लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है, जो परेशान है, तो आप केवल उसको एक ड्यूटी की तरह नहीं करोगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, ड्यूटी अपनी जगह पर है, मैं अलग टाइम से भी लोगों का इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो जो सारी की सारी एनर्जी होती है वो आपके 6th हाउस के माध्यम से आपको मिलती है। ठीक है, और एक चीज़ आप देखिएगा, जिनका भी सूर्य 6th हाउस में होगा वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। उनकी फ्रेंडशिप लेवल वो उस लेवल की होती है कि वो कितना भी बुरे पोजीशन में उसका दोस्त होगा, वो पर्सन उसको उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब कि वो दोस्ती उस लेवल से निभाते हैं कि नहीं यार, मतलब ही और शी इज़ माई फ्रेंड, तो मेरे को उसको नहीं ऐसे छोड़ने का है। वो वाला एनर्जी उनका होता है। फ्रेंडशिप निभाने में बहुत अच्छे होते हैं। लोग उनको भले से डिच कर दें लेकिन वो कभी किसी को डिच नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 7th हाउस की। फ्रेंड्स, जो 7th हाउस होता है वो होता है आपकी पार्टनरशिप का कारक, वो होता है आपकी मैरिज का कारक, आपके हस्बैंड या वाइफ का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा अगर जिस पर्सन का भी सन 7th हाउस में स्थापित होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग रिलेशंस को बहुत ज़्यादा महत्व देते होंगे अपने जीवन में। ठीक है, वो उनके लिए लाइक अगर उनका प्रोफेशन है या उनका कोई काम है और एक तरफ कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि उनकी ज़रूरत उस वक्त पे उस पर्सन को है, तो वो अपना इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट काम छोड़ के पहले अपने रिश्ते को महत्व देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, जो उनकी बॉन्डिंग होती है, जो उनकी पार्टनरशिप होती है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो वो अपने रिलेशनशिप्स को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप में से किसी भी के भी साथ ऐसा कुछ इशू हो कि उनका लाइक जैसे कि मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैरिज का भी ये कारक होता है, और अगर आप में से कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए किसी कार्मिक के साथ में मैरिड है और उसके साथ वो स्थिति नहीं है, और अगर वो एक ट्विन फ्लेम है, तो वहाँ पर वो अपने 7th हाउस में जो आपका पार्टनर है उसको आप अपने ट्विन की ही एक पोजीशन को रखते हुए उसको चेक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपकी 3D मैरिज किसी के भी साथ हुई हो, दैट इज़ जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका एक पार्टनरशिप वाला यानी कि जो आपका स्पाउस वाली एनर्जी होती है वो आपके ट्विन की ही एनर्जी आपकी कुंडली में आपको दर्शाती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि शादी के बाद में एक दूसरे की जो कुंडली होती है वो एक दूसरे के साथ में मैच करती है, तो एक दूसरे के साथ में जब वो कुंडली मैच करती है तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके ट्विन के साथ ही मैच करेगी। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक ऐसे तो लाइफ में देखिए बहुत सारे लोगों के अफेयर्स भी होते हैं शादी से पहले, कॉलेज टाइम में, या किसी किसी की एक या एक से ज़्यादा शादियां भी हो जाती हैं। तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि आपका कौन से पर्सन के साथ आप उस चीज़ को रेजोनेट करोगे, कि किस पर्सन के साथ में वो वाली एनर्जी को आप देख पाओगे कि शादी के बाद इस पर्सन की कुंडली आपके साथ में, मतलब उनकी एनर्जीज आपको अफेक्ट करेंगी और आपकी एनर्जीज उनको अफेक्ट करेंगी। वो चीज़ आप कैसे नोटिस कर पाओगे? तो वो चीज़ आपके सिर्फ ट्विन के साथ ही रेजोनेट करती है। बाकी किसी के भी साथ आपकी शादी हुई हो, किसी के भी साथ आपका अफेयर रहा हो, वो जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग के लिए एक स्टेगनेंट एनर्जी आप कह सकते हो या कर्मा बैगेज कह सकते हो, जो सिर्फ अपना कर्मा क्लियर करने के लिए आपकी लाइफ में आया था या आई थी। ठीक है, और जिन भी लोगों का सूर्य 7th हाउस में स्थापित होता है, आप देखिएगा वो लोग बहुत हाईली इम्पैक्ट्स होते हैं, मतलब लाइक कि वो किसी भी सामने वाले का दुख दर्द जो है वो खुद महसूस कर सकते हैं। कोई भी पर्सन सामने अगर किसी भी सिचुएशन में है तो वो उसको खुद से महसूस कर सकते हैं। तो जिनका भी 7th हाउस में सूर्य होता है, आप देखिएगा वो लोग किसी ना किसी प्रकार से एक पार्टनरशिप के थ्रू चलते हुए शायद किसी ना किसी सोल पर्पस को कर सकते हैं। वो लोग मैरिज काउंसलर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो रिश्तों की अहमियत को जानते हैं। तो वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी उनकी एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि वो इम्पैक्ट्स होते हैं, तो वो सामने वाले का दर्द भी समझ पाते हैं, तो उनके अंदर वो वाली एनर्जी रहती है। तो देखिएगा कि आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में क्या आप इस तरीके की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में या नहीं।
ठीक है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। अगर 8th हाउस में आपका सूर्य स्थापित है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन फॉर सन एंड जुपिटर। ठीक है, सूर्य का एक बहुत ही पॉजिटिव पोजीशन होती है 6th हाउस के बाद में ये 8th हाउस। ठीक है, 8th हाउस किन चीज़ों का कारक होता है फ्रेंड्स? 8th हाउस होता है आपकी डेथ का कारक। ठीक है, 8th हाउस होता है आपकी किसी भी प्रकार की लंबी चलती हुई बीमारी का कारक। ठीक है, तो जिनका भी सन 8th हाउस में स्थापित होगा वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे सर्जन होते हैं। ठीक है, और अदर देन दैट आप देखिएगा कि वो अकल्ट साइंस में, ठीक है, पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जो 8th हाउस होता है वो गुप्त ज्ञान का भी कारक होता है। ठीक है, आप देखिएगा जिस भी ऐसे काम में जहाँ पे रिसर्च वर्क की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको कुछ रिसर्च करनी होती है, ऐसी स्थिति वाले जितने भी काम होते हैं उनमें अगर आपका सूर्य 8th हाउस में बैठा है तो आप उसमें बहुत अच्छा करोगे। आप अपनी आत्मा से उसमें काम करते हो। आपका ये वाला लेवल होता है कि आपको उसमें आप सिर्फ उसको एक ड्यूटी की तरह नहीं करते हो, आप अपनी आत्मा से उसमें वो काम करते हो। ठीक है, तो जितने भी अकल्ट हो गया, अकल्ट से मेरा मतलब हो गया जितने भी रेकी हीलिंग हो गई या पामिस्ट्री हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरोट रीडिंग हो गई, है ना, ये सारे काम जो होते हैं ये 8th हाउस कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करता है। एंड अदर देन दैट अगर आप किसी और भी तरह की रिसर्च में हो, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे नई दवाइयाँ बनती हैं तो वो एक उसमें भी एक रिसर्च होती रहती है। जैसे आप सुनते हो कि हाँ ठीक है अब इस बीमारी के ऊपर उसकी दवाई की रिसर्च चल रही है, या फिर एस्ट्रोनॉमी में अगर आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हो, वो चीज़ आपको 8th हाउस के सन के माध्यम से बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। चलिए अब बात करते हैं 9th हाउस की। जो 9th हाउस होता है फ्रेंड्स वो होता है आपकी रिलीजन का कारक, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसका कारक, न्याय का कारक। ठीक है, तो जिनका भी सूर्य 9th हाउस में होगा वो लोग आप उनके अंदर आप एक चीज़ देखिएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ठीक है, उनके पास कितनी भी आप नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ को ले जाओ, कोई भी ऐसी सिचुएशन को जाके बोल दो कि इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता, वो उस नेगेटिविटी में से भी कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव ढूंढ के निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको एक बहुत ही पॉजिटिविटी वाली एनर्जी जो है वो सूर्य के माध्यम से मिलती है। ठीक है, जो भी लोगों का सूर्य 9th हाउस में होगा आप देखिएगा वो बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि न्याय का कारक होता है ये घर, तो न्याय से रिलेटेड जितने भी ऐसे फील्ड्स होती हैं वो उसमें बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे जजेस होते हैं ये। ठीक है, कोर्ट में वकील या जज का जो एक बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट होता है वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनको न्याय करने का एक अलग लेवल का इनके अंदर एक समझ होती है। ठीक है, रिलीजियस गुरुज जितने भी होते हैं, जो धार्मिक गुरु होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो कि 9th हाउस में जिनका सूर्य होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको धर्म के माध्यम से या स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस फील्ड में कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परोपकारी होते हैं। ठीक है, दान धर्म उनके बहुत ज़्यादा इस चीज़ के प्रति इंक्लाइंड होते हैं। वो जिस भी प्रकार से जो भी दान कर सकते हैं, जो भी उनके पास होता है वो उस चीज़ को दान करने की उनके अंदर एक क्षमता होती है। अगर उनके पास पैसा है तो वो पैसा दान करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए उनके पास कोई नॉलेज है, किसी भी तरीके का कोई एजुकेशन है, उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान है, वो हर उस चीज़ के दान में कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज उनको इंक्लाइन करती है, जो भी उनके पास में सेट उनका होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। और अदर देन दैट आप देखिएगा कि जिनका भी सूर्य 9th हाउस में होगा उनका ना एक अलग लेवल का रेस्पेक्ट होता है। आपका जो भी एक सोसाइटी होती है उसमें उनको एक अलग लेवल का ही रेस्पेक्ट मिलता है, और रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनको पता है कि कैसे उठानी है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को किसी भी प्रकार का ज्ञान दे रहे हो, चाहे वो एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, या फिर वो किसी और फील्ड से हो, तो वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। मतलब कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि आप इतने लोगों को जो भी चीज़ बोल रहे हो वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो
लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लोगों का उसके माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनिष्ट या नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनके अंदर होता है। तो वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वाली एक उनके अंदर एनर्जी होती है। पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी, रिकॉग्नाइजेशन उनका बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर ऐसे किसी भी फील्ड के प्रति आपका रुझान है, अगर आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा रिलीजन को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर अगर आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी है, तो आप देखिएगा कि हो सकता है वो चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करती हो। तो शायद आपका जो सोल पर्पस है वो उसी में से निकल के आएगा। ठीक है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स 10th हाउस की। अगर 10th हाउस में आपका सूर्य स्थापित है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लैरिटी से बताना चाहूँगी कि ऐसे कोई भी पर्सन के साथ में आप देखिएगा, वो पर्सन जिस भी काम को चाहे वो उसको अपना सोल पर्पस बना सकता है। ठीक है, क्योंकि जो 10th हाउस होता है वो एक्चुअली में आपके प्रोफेशन का घर होता है। आप किस माध्यम से अपनी लाइफ में अपना धनोपार्जन करोगे, आप किस फील्ड में जाओगे, आप बिजनेस करोगे, आप सर्विस करोगे, आप जॉब करोगे, आप किस भी फील्ड में जाना चाहते हो, वो आपका 10th हाउस बताता है। तो अगर 10th हाउस में आपका सूर्य स्थापित है तो आप इस चीज़ को देखिएगा, वो पर्सन जो भी करेगा, जिस भी फील्ड में करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखिए वहाँ पे जो राशि बैठी है वो उसी राशि के माध्यम से अपना जो भी काम चुनता है वो उसके माध्यम से चुनता है। यानी कि 10th हाउस में मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो वो कौन सी हो गई, मेष की राशि हो गई। तो वो राशियों के हिसाब से वो एक अलग पूरा कैलकुलेशन है। लेकिन आप जिस भी फील्ड में हो उसी फील्ड से आपका सोल पर्पस निकल के आएगा, उसी फील्ड के माध्यम से आप अपना सोल पर्पस को कर सकते हो। आप मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे, अगर आप पॉलिटिशियन हो, आप नेता हो, तो आप उसी माध्यम से लोगों का किसी ना किसी प्रकार से एक सोल पर्पस कर सकते हो। ठीक है, आप अगर मान लीजिए एक सुपरस्टार हो, मान लीजिए आप एक्टिंग लाइन में हो, आप सिंगर हो, आप कुछ भी हो, आप उसी लाइंस के माध्यम से आप लोगों का हेल्प आउट कर सकते हो। ठीक है, आप अगर एक बहुत अच्छे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो तो आप वहाँ से आपको जो भी धनोपार्जन हो रहा है तो आप एक मॉनेटरी आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखिएगा, जिनका भी सूर्य 10th हाउस में बैठा होगा वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन होगी, वो एक शाइनिंग स्टार वाली एनर्जी उनको देगा, और वो जिस भी फील्ड में होंगे उसी फील्ड में वो चमकते होंगे और उसी फील्ड के माध्यम से वो अपना सोल पर्पस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली अपॉन देयर ओन विल। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 11th हाउस की। जिनका भी सूर्य 11th हाउस में बैठा है फ्रेंड्स, वो पहले तो इस चीज़ को नोटिस कर लें कि वो लोग पर्सनैलिटी वाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन वाली एनर्जी रहती होगी। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बहुत काइंड पीपल होंगे। जिनका भी सूर्य 11th हाउस में है वो इतने काइंड हार्टेड होते हैं कि वो किसी मक्खी मच्छर को भी कष्ट नहीं देना चाहते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं ऐसे लोग, एंड एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड होते हैं। उनको वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स वाली उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है, वो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। हर किसी की सिचुएशन को, हर किसी की बात को वो बहुत ओपन माइंड के साथ में सुनते हैं, समझते हैं, और उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में लाने की उनके अंदर एनर्जी होती है। वो जज नहीं करते बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को। आप देखिएगा उनके अंदर ना वो वाली एनर्जी नहीं होती कि किसी इंसान ने मान लीजिए अपनी कोई भी ऐसी बात बताई जो कि शायद सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से वो ठीक नहीं लग रही है, लेकिन वो पर्सन ऐसे होंगे कि वो जज नहीं करेंगे। वो पहले सामने वाले का एक उनका पॉइंट सुनने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन ने ऐसा किया है तो इसके पीछे इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो वो उतने काइंड हार्टेड होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा दया होती है हर किसी के लिए। मतलब कोई भी लिविंग बीइंग है वो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक दया वाली भावना इनके दिल में रहती ही है। ठीक है, और देखिए जो 11th हाउस होता है ना वो आपके विशेस का कारक होता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी विश करना चाहते हो, आपकी जो भी तमन्ना होती है ना, ये आपकी उन विशेस का कारक होता है, आपके गुड लक का कारक होता है। ठीक है, आपका लक किस तरीके का होगा, वो उन चीज़ों का कारक जो होता है वो आपका 11th हाउस होता है। आपके बड़े भाई बहनों का भी कारक जो होता है वो 11th हाउस होता है। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही हाई लेवल के एम्पैथ्स होते हैं। ये मतलब हर किसी की जो उनका दर्द होता है, उनका पेन होता है ना, उसको वो ऐसे फील कर पाते हैं जैसे वो ठीक उन्हीं के साथ हो रहा हो। ठीक है, आप
कमेंट में प्लीज़ इस चीज़ को ना आप कंफर्म कीजिएगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है या आप ऐसी किसी भी एनर्जी से गो थ्रू करते हो तो ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जैसा मैंने पीछे बता ही दिया। उसके अलावा आप इस चीज़ को देखिएगा कि कहीं ना कहीं एक चैरिटी वाली एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये किसी भी प्रकार की चैरिटी में आगे से आगे रहते हैं, चाहे वो चैरिटी इन्हें पैसे के माध्यम से कर रहे हो, चाहे ये अपनी एक श्रम दान कर रहे हो, चाहे ये वहाँ पर लोगों का जस्ट ऐसे ही किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाके मदद कर रहे हो लोगों की, है ना। तो इन लोगों के अंदर उस लेवल की काइंडनेस होती है कि ये मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा ईगो वाली एनर्जी नहीं होती है। तो ये आपका सोल पर्पस इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप इतने काइंड हार्टेड और एम्पैथ्स होते हो कि आप इनमें से लाइक आपका जिस भी चीज़ की तरफ आप इंक्लाइंड हो रहे हो, आपको एनिमल्स की तरफ, आपको लोगों की मदद करने की तरफ, आप चैरिटी की तरफ, आप किसी भी प्रकार से लोगों का हेल्प आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी हाउस की, जो कि है 12th हाउस। 12th हाउस जो होता है वो होता है आपके मोक्ष का कारक, ठीक है। 12th हाउस होता है आपकी स्लीप का कारक, आपके रेस्ट का कारक, ठीक है। तो आप देखिए स्टार्टिंग हुई थी हमारे फर्स्ट हाउस से, जो कि आपकी पर्सनालिटी को दर्शा रहा था, आपके पूरे जीवन के व्यक्तित्व को दर्शा रहा था, आपके लुक्स को, आपकी फिजिक को दर्शा रहा था। और वहाँ से हम चलते चलते जब हम लास्ट हाउस पे आते हैं तो जैसे होता है ना कि आपने पूरा सफ़र तय कर लिया तो अब आपको आराम की ज़रूरत है। तो वो आराम वाला जो एक घर होता है ना आपका, वो 12th हाउस होता है कि ठीक है आप सब कुछ कर चुके हो, अब आपको आराम की ज़रूरत है। तो अगर आपका 12th हाउस में आपका सूर्य बैठा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिएगा कि एक सबकॉन्शियस वाली स्टेट में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करते होगे, ठीक है। आपको ड्रीम्स ऐसे आते होंगे जिसमें कि आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आपको जो कुछ भी लाइफ में आगे जैसे कुछ भी आपके फ्यूचर में हुआ है या होने वाला है तो वो आपको ड्रीम्स के माध्यम से दिखाई दे जाता होगा, ठीक है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस लेवल आपका काफ़ी स्ट्रांग होता है इस घर में, ठीक है। तो आपको ड्रीम्स के माध्यम से मैसेजेस मिलते होंगे, डिवाइन डाउनलोड्स मिलते होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा कि जितनी भी हिडन मिस्ट्रीज होती हैं उनको एक्सप्लोर करने की एनर्जी आपके अंदर होती होगी, एक अलग लेवल की एनर्जी होती होगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में कि दुनिया बहुत कम जानती है, जिनके बारे में कि लोगों को ऐसा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीपैथी हो गई या टेलीकाइनेसिस हो गई या ऐसी वाली जो चीज़ें होती हैं जिनको कि लोग इतना ज़्यादा एक बहुत बड़े लेवल पे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। उन सारी की सारी साइंसेस को, उन सारी की सारी हिडन पावर्स को या हिडन मिस्ट्रीज़ को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जो हमारा 8th हाउस था वो हमारे अकल्ट और पामिस्ट्री वगैरह का था, और जो 8th हाउस से हमारा डायरेक्ट हमारा जो 5th हाउस है वो आपका 12th हाउस है। तो क्योंकि ये हमारा एक मोक्ष त्रिकोण बनता है, राइट, 4 8 12 जो होता है हमारा मोक्ष त्रिकोण होता है। तो मैं बस एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि जो ये मोक्ष त्रिकोण होता है इनमें अगर मान लीजिए किसी का केतु बैठा है तो वो उसको इस जीवन के बाद मोक्ष का कारक बनता है। अगर आपके 4th हाउस में केतु बैठा है, अगर आपके 8th हाउस में केतु बैठा है या आपके 12th हाउस में केतु बैठा है तो वो आपको आपके जीवन में सब कुछ देगा, और क्योंकि वो आपको आपके मोक्ष की तरफ, मोक्ष के रास्ते पे लेके जा रहा है। तो इस जीवन के बाद बहुत पॉसिबिलिटी ऐसी होती है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने जाना है, कि आपका इन 3 घरों में अगर केतु बैठा होता है तो वो आपके मोक्ष का कारक बनता है। लेकिन हम यहाँ पर केतु की बात नहीं कर रहे हैं, हम सन की बात करें। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच के, तो हाँ सन की बात हम कर रहे हैं। तो अगर आपके 12th हाउस में सन बैठा है तो आप कहीं ना कहीं हिडन मिस्ट्रीज़ को आप सॉल्व करना चाहोगे, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहोगे, ठीक है। आपकी लाइफ की जितनी भी हिडन मिस्ट्रीज हैं आप उनको कहीं ना कहीं जानना चाहोगे, उन्हें रोशनी में लेकर आना चाहोगे। जिनका भी सूर्य 12th हाउस में होता है वो किसी ना किसी प्रकार से उनको विदेश की यात्रा वो करते हैं या विदेश में सेटल हो जाते हैं। उनके पास बहुत हद तक जो एक पैसे का जो उनका एक उपार्जन होता है वो फॉरेन लैंड के माध्यम से होता है, किसी ना किसी फॉरेन ज़मीन से, लाइक फॉरेन से उनके पास में करेंसी आती है, ठीक है। एंड अदर देन दैट आप ये देखिएगा कि वो लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, मैजिशियंस होते हैं बहुत अच्छे, ठीक है, हीलर्स, अलग लेवल के हीलर्स होते हैं। जिनका भी सूर्य 12th हाउस में बैठा होगा आप देखिएगा उनकी हीलिंग पावर उस लेवल की होती है कि वो सिर्फ किसी से बात कर लेंगे ना, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि भाई तू बस मेरे पास ना आधा 1 घंटा यहीं बैठा रहे, मेरे को लगता है आधी तबीयत मेरी ऐसी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर बहुत बहुत अलग लेवल की होती है। दे आर वेरी गुड हीलर्स।
मतलब उनको कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ बात कर लेंगे किसी के पास बैठ के, क्योंकि उनकी एनर्जी उस लेवल की होती है, राइट। और शेफ़ बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, कुछ भी कुक कर रहे हो, कुछ किसी भी प्रकार की कोई भी व्यंजन बनाए, किसी भी तरीके का खाना बनाते हैं, तो वो जो उनकी कुकिंग होती है वो अलग लेवल की होती है, ठीक है। यहाँ पे एक इनका ड्रॉबैक भी होता है कि जिन लोगों का भी सूर्य 12th हाउस में होता है, अगर उनकी थर्ड आई अवेकन नहीं हुई है, अगर उन्होंने अपने थर्ड आई चक्रा पे काम नहीं किया है, तो उनको बहुत हद तक सेल्फ डाउट्स भी हो जाते हैं, वो एक इल्यूजन वाली एनर्जी में भी फंस जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाती है, और जो सेल्फ डाउट या फिर एक इल्यूजन वाली एनर्जी होती है वो उसमें इस वजह से फंसते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि आपका सबकॉन्शियस स्टेट बहुत अच्छी स्थिति में होता है, आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं। तो वो जो ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं, अब उनको आप कैसे समझोगे कि वो कोई डिवाइन मैसेज है, डिवाइन डाउनलोड है, या फिर वो आपका कोई इल्यूजन है, वो सिर्फ एक सपना था। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपका थर्ड आई अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनका भी एक ये ड्रॉबैक रहता है कि अगर आपने अपने थर्ड आई पे काम नहीं किया है, या फिर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं किया है, तो आप इल्यूजन में फंस जाते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ आपको डाउनलोड मिला, उसको आपने एक फॉर ग्रांटेड ले लिया, आप नहीं पकड़ पाए, नहीं समझ पाए, उसको डिकोड नहीं कर पाए, या आपको अगर मान लीजिए कोई सिर्फ एक एज अ ड्रीम आपको कोई चीज़ आ रही थी और आपने उसको एक एक डिवाइन मैसेज की तरह उसको ले लिया, तो ये वाली चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो जिनका भी सन 12th हाउस में होगा, मैं उनको ये चीज़ पर्सनली बोलूँगी कि आप अपने थर्ड आई पे, मतलब वैसे तो आपको सारे ही चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन थर्ड आई पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो जिनका भी सन 12th हाउस में होगा, तो वो लोग इस चीज़ को नोटिस करें कि आपका सोल आपको किन चीज़ों की तरफ आकर्षित करता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको मिस्ट्रीज़ या हिडन मिस्ट्रीज़ या ऐसी किसी भी चीज़ की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता है, वो चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचती हैं? हाँ, अकल्ट अगर आपको अपनी तरफ खींचता है, ऐसा कोई भी चीज़, पामिस्ट्री हो गई, टैरोट्स हो गई, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको अपनी तरफ खींच रही है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस की तरफ लेकर जाना चाह रही है, लेकिन आप उसको शायद पहचान नहीं पा रहे हो। तो आप में से जिसके साथ भी जिस भी तरीके की एनर्जी रेजोनेट कर रही हो, आप उसको नोटिस कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की हो, और कहीं ना कहीं आपको माँ काली इस वीडियो के माध्यम से आपका मार्गदर्शन ज़रूर करें। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।